हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। आज हम एक और नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे अपनी गद्य भाग में, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। समझते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा अध्याय और इसमें बताया क्या जाएगा, किन्होंने लिखा है उसके बारे में। चलिएगा सीधे ही हम चलते हैं इस चैप्टर की ओर, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। इसका सीधा सा सिंपल सा एक मतलब निकलता है कि जब कभी भी कोई भी अपनी आत्मकथा को लिखता है तो वो कोई ना कोई एक डायरी में लिखता है, लेकिन उसी डायरी में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक उसकी लाइफ का, उसकी जिंदगी का, जो पूरे विश्व में छा जाता है। और ऐसा ही एक डायरी का एक पन्ना जिसमें की पूरी दास्तां, पूरी की पूरी कहानी सीताराम सेकसरिया साहब ने, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी यहाँ पर बताया और उन्होंने किस तरह से जो है इस चैप्टर में ये बताया कि आज ही नहीं हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बल्कि सबसे पहली बार भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी एक समय ऐसा आया जिस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों के शासन काल में भी मनाया गया था। एक ऐसा शहर जिस शहर में, और उसी की दास्तां जो सीताराम सेकसरिया, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जिन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी लिखने में गुजार दी, उन्होंने किस तरह से उस चैप्टर को या उस लाइफ के चैप्टर को उन्होंने उकेरा, बताया हम सभी के लिए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिनका नाम है सीताराम सेकसरिया, जिनका जन्म 1892 में एवं इनकी मृत्यु जो है 1982 में हो गई थी। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया साहब जो हैं, वो अधिकांश जीवन कलकत्ता में व्यतीत हुआ। मतलब कहने का ये है कि इनका जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ, लेकिन इनका जो जीवन काल है, अधिकतम जीवन काल जो है वो कोलकाता या उस समय का नाम कलकत्ता जिसे हम बोलते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थानों के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि केवल और केवल इन्होंने लिखने का काम नहीं किया, बल्कि अनेकों शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं, अनेकों नारी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर नारियों का सम्मान उनको मिलता हो। ऐसे संस्थाओं के भी संस्थापक भी रहे, संचालक भी रहे और उनको प्रेरणा देने वाले भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी की। इन्होंने, सीताराम सेकसरिया साहब ने, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उनके कहने पर, आह्वान यानी बुलाने पर, कहने पर इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी भी रहे। कौन? सीताराम सेकसरिया। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। सीताराम सेकसरिया जो हैं, उन्होंने कौन से आंदोलन में जेल की यात्रा की थी? तो नाम है सत्याग्रह आंदोलन। थोड़ा सा और डिटेल में कहा जाए कि सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, कौन इसका संचालक था? तो महात्मा गांधी साहब जो हैं वो इसके संचालक रहे। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे, और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो यहाँ पर उसके जो मंत्री हैं वो सीताराम सेकसरिया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। प्रश्न आ सकता है, सीताराम सेकसरिया को कौन से सन में पद्मश्री से विभूषित किया गया, उनको सम्मानित किया गया? तो 1962 यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने विद्यालय जाकर के, स्कूल जाकर के अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा।
देखो, एक होता है कि जो बाहर जाकर के पढ़ाई करके पढ़ लेता है, और दूसरा वो होता है जो अपने खुद के बलबूते पर सेल्फ स्टडी के नाम से वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का बताया गया कि उन्होंने भी स्वाध्याय से अपना पूरा पढ़ना लिखना कर दिया। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, उनकी जो कृतियां हैं, सॉरी, हाँ अब समझ में आ रहा होगा। सीताराम सेकसरिया जो हैं वो विद्यालयी शिक्षा को तो उन्होंने नहीं प्राप्त किया, लेकिन अपने ही सेल्फ स्टडी से, खुद की पढ़ाई से उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो हम सभी के बीच में उतारा, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि एक स्मृतिकरण नाम से इनकी रचना है, एक मन की बात नाम से रचना है, एक बीता युग नाम से रचना है, और एक नई याद। और इस तरह दो भागों में एक कार्यकर्ता, यानी एक ऐसा कार्यकर्ता उनके स्वतंत्रता आंदोलन में रहा जिसके डायरी जो है उनकी एक उल्लेखनीय कृति रही है। मतलब कोई भी कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के ऊपर लिखी गई डायरी जो है वो दो भागों में बताया, जो इन्होंने ही लिखी हैं। इसके बाद में अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर में या देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। कहने का मतलब यह है कि जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, तो उस समय जगह जगह से लोग जो हैं वो उस आंदोलन में आए और सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहे। उन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि किसी की भी परवाह न करते हुए वो उस बलिदान देने के लिए, देश की रक्षा, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा और खरा प्रश्न है जो आप लोगों को आ सकता है कि सबसे पहले जब भारत गुलाम था उस समय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, मतलब ऐसा ही बार बार होता रहा। आजादी के 2.5 साल बाद यानी कि 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने पर इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? तो सीताराम सेकसरिया जो हैं उन्होंने एक ऐसे दिन के बारे में बताया है जिस समय पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के बाद में जब पूरा 1 साल हो गया था और जैसे ही फिर से दूसरी बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाने का समय आया तो वो दिन था 26 जनवरी 1931 का दिन था। यानी 1 साल बाद इस चैप्टर में बताया जाएगा कि 1 साल बाद उन अंग्रेजों के सामने किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। मतलब उनकी खुद की एक डायरी थी जिसमें वो पूरा लिख लेते थे कि उनकी दिनचर्या किस तरह से रही, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, किन किन लोगों से उनका मिलना हुआ, कहाँ वो गए, किस तरह से, वो सारी की सारी बातें जो है वो दर्ज करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। यानी अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में 1 साल बाद दोबारा जब स्वतंत्रता दिवस मनाने का समय आया तो उस दिन क्या क्या हुआ था वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कि कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की
कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में वो दिन बताया गया जिस दिन अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उन अंग्रेजों के सामने अपने भारत को स्वतंत्र होते हुए आज़ादी का दर्जा देने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों ने प्रथम बार 1 साल होने पर स्वतंत्रता दिवस पुनः मनाने का कार्य अपने हाथ में लिया, जिसे अंग्रेजों ने अपराध समझ करके उन्हें गिरफ्तार भी किया और खासकर जो उस संग्राम में महिला कार्यकर्ताएं थीं उनके लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद में 26 जनवरी 1931 का दिन किस तरह से रहा, कैसा रहा, वो सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर बताई जाएंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कोई शब्द जो समझ में नहीं आए वो अपनी बुक में देखते हुए समझते चले जाना, ध्यान से सुनना। 26 जनवरी यानी आज का दिन तो अमर दिन है, ऐसा उन्होंने अब ये जो पूरा का पूरा जो आप लोग दृश्य देखें, जो भी आप अपने मन में छवि बना करके बैठे वो ये बना करके रखना कि ये दिन पूरा 26 जनवरी का दिन है 1931 का, जो सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी में लिखा था। और उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो ध्यान से सुनना। आज का दिन तो अमर दिन है, आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, लेकिन केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। मतलब कहने का यह है कि 26 जनवरी का जब गत वर्ष यानी कि 1930 का स्वतंत्रता दिवस था उसमें तो ये लोग क्या थे, साधारण थे, लेकिन अब की बार यानी 1 साल बाद 1931 में अब इनका जो स्थान है वो अब ऊपर वाला है, एक दर्जे का है। तो उन कार्यकर्ताओं ने 2000 रुपया खर्च करके पूरी की पूरी रैली बनाने के लिए प्रचार भी किया, घर घर भी गए, घर के लोगों के घर पर जाने के पश्चात उन्होंने लोगों को एकत्रित किया। हालांकि स्वतंत्रता दिवस मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेज वहां पर रह रहे हों, उनके सामने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्रांतिकारी वीर जो हुए हैं उस समय, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किन किन ने उस समय कुर्बानी दी थी, कौन कौन वहां पर थे, कैसे कैसे वहां का पूरा एक प्रारूप बनाया गया था कि हमें किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बड़े बाजार के प्राय, अब ध्यान रखना इसमें जो भी दृश्य चल रहा है वो पूरा का पूरा कोलकाता का है। कहाँ का है? कोलकाता का है। और कलकत्ता में किस तरह से उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो भी हम पढ़ेंगे। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मतलब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी सभी को हिरासत में लेने की कगार में थी कि अगर किसी ने कुछ भी किया और उसको दबोच लेंगे। इस तरह से बिल्कुल गश्त होकर के, बिल्कुल अड़िग होकर के पुलिस भी निगरानी रख रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें कि सिपाही जो हैं वो बिल्कुल तैनात थे सब जगह पर। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। क्यों घेर लिया था? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को भी इसी सब काम में
लगा दिया गया था कि कोई भी इस तरह का काम ना कर पाए। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम की सभा होनी थी उस जगह का तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। भोर, भोर का मतलब होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, सुबह। भोर का मतलब सुबह, यानी सुबह के प्रातः काल के 6 बजे ही पुलिस ने वहां पर बड़ी संख्या में जाकर, क्योंकि इस जगह पर मॉन्यूमेंट एक ऐसी जगह थी वहां पर जिस जगह पर उस पार्क का एक ऐसा मॉन्यूमेंट जहां बनाया गया, स्टेज बनाया गया, जहां पर सबसे बृहत रूप में, बड़े रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाना था, जहां पर पूरे शहर के लोग आकर के एकत्रित होते, लेकिन पुलिस ने वहां पर पहले ही जाकर के जमावड़ा रख रखा था और उन्होंने बड़ी संख्या में उसको पूरा घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, मतलब तब उस समय प्रातः काल में ही झंडा फहराया जा चुका था बहुत सारी जगहों पर। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट भी हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जहां जहां भी इस तरह के काम हुए वहां वहां क्रांतिकारियों के साथ महिला कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा गिरफ्तार किया गया था उस स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो सबसे पहले बंगाल प्रांत के जो विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा फहराया लेकिन वो फहरा नहीं सके, पुलिस ने उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुंदरी पार्क, तारा सुंदरी पार्क है जो वहां पर तो बाड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री हैं हरिश्चंद्र सिंह उस समय के, उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की लेकिन वो भी वहां तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी थी और पुलिस तैनात थी। इसके बाद में मारपीट भी वहां पर हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए थे। गुजराती सेविका संघ की एक महिला जिन्होंने जुलूस निकाला और उसमें भी बहुत सारी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात जब 11 बजे तो 11 बजने पर मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा यानी मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरह घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था, मतलब इन लोगों ने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था, जगह जगह पर फोटो खिंचवा रहे थे। एक ऐसा माहौल वहां पर हो गया था जिससे पता चल रहा था कि सब कुछ सही चल रहा हो। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पूर्णोत्तम राय थे। ध्यान से सुनना, जब बहुत अच्छी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, बहुत अच्छी तरह से पूरा दिन निकलने लगा, तो लगभग 2 से 3 बजे दोपहर में उनमें कई आदमियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन आदमियों में जो मुख्य लोग थे, जो उनके कार्यकर्ताओं में जो पूरा कार्यभार देख रहे थे, सब कुछ काम संभाल रहे थे, उनमें से 2 लोग थे, एक का नाम पूर्णोदास और एक का पुरुषोत्तम। इन दोनों को भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार, यानी जो मुख्य जुलूस निकलना था और मॉन्यूमेंट तक पहुंचना था, जहां पर सबसे बड़ा झंडा फहराना था, पूरे के पूरे शहर के लोग जहां एकत्रित होते, जहां पर सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी, ऐसी जगह पर जाने के लिए जो सुभाष बाबू नाम से जो व्यक्ति हैं, उन सुभाष बाबू के जुलूस का जो पूरा का पूरा कार्यभार था वो उन्हीं 2 लोगों के लिए था, जो 2 लोगों को पहले ही पकड़ लिया गया, जिनका नाम पूर्णोदास और पुरुषोत्तम था। तो उसमें यहां पर बताया गया कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार जो है पूरा किसके ऊपर था? पूर्णोदास के पास था, जो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि जब भी चैप्टर में कहीं पर भी आपको बताया जाए कि
सीताराम शेख सरिया साहब जो हैं उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कलम से जो है उन्होंने पूरी डायरी का पन्ना लिखा। उसमें 26 जनवरी 1931 का दिन रहा और ऐसी 26 जनवरी के दिन पर किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो सारी बातें हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना चैप्टर में कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग पकड़े गए, मारपीट हुई पुलिस वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर झंडा फहराया, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी यही बताया कि स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर यानी कि सुबह था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां पर इतनी पुलिस और पुलिस के साथ साथ जनता इतनी आ चुकी थी, वहां पर थोड़ा सा माहौल गर्म हो चुका था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। मतलब ऐसा कहा जाता है, उन लोगों के मन में ऐसा एक विचार रहता था कि पुलिस कितना ही कुछ अच्छे ढंग से रह ले, लेकिन जब उनको अपना रंग दिखाना पड़ता है तो वो अपनी रंग दिखा ही देता है, क्योंकि एक अंग्रेजी शासक की पुलिस थी तो कभी भी वो रंग दिखा सकती थी। ऐसा यहां पर एक कटाक्ष किया गया है। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, निराली यानी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि उस दिन जब सीताराम शेख सरिया ने ये सब चीजें लिखी तो वो वहां पर थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों देखा, जो हाल था वो सब कुछ बताया। और मॉन्यूमेंट की जगह पर जहां पर 3000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए, वहां पर लोग अपनी छोटी सी टोली बना करके और भारत माता की जय बोलते हुए रैलियां निकालने लगे, झंडा फहराने लगे। लेकिन अभी मुख्य जो झंडा फेरना था, जिसके लिए सभी लोग आए हुए थे, लेकिन सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर के आने ही वाले थे। तो क्या होता है उस समय, वो भी हम इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ होने के कारण लोग अपनी टोलियां बना करके मैदान में घूमने लगे थे और जो उस दिन की बात थी वो तो अजब ही थी, निराली थी। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यानी कहा जाता है कि जिस मैदान में ये कार्य हो रहा था उस समय जब कानून भंग हुआ था उस समय ऐसी भीड़ हुई थी, उसके बाद जो है अभी इतनी भीड़ हुई है, ऐसा यहाँ पर कहना है। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई का मतलब है कि इसमें कोई भी आकर के अपनी हक के लिए लड़ सकता है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो लोग काम करने वाले थे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बताया कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। देखें, कहने का मतलब ये है कि जब सीताराम शेख सरिया ने इन सब चीज़ों को कैच करके अपनी डायरी में लिखा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक पुलिस कमिश्नर जो उसी समय के थे, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि कोई भी सभा यहाँ पर नहीं होगी, बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस कमिश्नर के नोटिस निकालने के बाद कि अमुक अमुक धारा, उन्होंने उसमें दर्ज किया कि भाई इन इन धारा के तहत, इन इन अधिनियम के तहत कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे, मतलब जिन जिन लोगों के लिए बताया गया कि वे जो ये काम करेंगे वो ये काम करेंगे या ये काम करेंगे, झंडा फहराना, जुलूस निकालना, ये सारी चीजें जब जहां पर बताई गई तो जो जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। यानी जो भी इसके मुख्य कार्यकर्ता थे, जो भी क्रांतिकारी मुख्य थे, उन लोगों के पास में ये लेटर वहां पर पहुंच चुका था, नोटिस पहुंच चुका था कि कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। और कहा गया कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, यानी अपराधी समझे जाएंगे, गुनाहगार समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। बिल्कुल सही बात। जब सीताराम शेख सरिया ने इस चैप्टर में लिखा और उन्होंने कहा कि जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका है, अब समझना बात को, जब पुलिस ने इस प्रकार का नोटिस निकाल दिया कि भाई कोई भी सभा नहीं होगी और अगर होती है तो सभी को दोषी करार किया जाएगा, सभी अपराधी माने जाएंगे, लेकिन इधर
कौंसिल, कौंसिल का मतलब यह है कि जो मुख्य कार्यकर्ताएं हैं उन मुख्य कार्यकर्ताओं ने ये नोटिस निकाल दिया कि ठीक 4:24 पर जो है झंडा फहराया जाएगा और सभी को आना अनिवार्य रहेगा, सर्वसाधारण की उपस्थिति यहां पर होनी चाहिए। और ऐसा दिन जो है वो कभी बार बार नहीं आता और एक उन अंग्रेजों के लिए खुला चैलेंज था जो बहुत समय पश्चात आया और यही सभा खुला चैलेंज के रूप में आई। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, मतलब जहां पर झंडा फहराना था वहां पर ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू आ गए अपना जुलूस लेकर। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी का मतलब है कि जहां पर उन्हें प्रवेश करना ही था वहां पर उनको रोक दिया गया। इसलिए भी रोक दिया कि पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मतलब पुलिस वालों ने रोकना तो चाहा लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस वहां पर बहुत कम पड़ गया और उनको रोकना मुश्किल हो गया, वो रोक नहीं पाए। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही, जैसे ही वो मॉन्यूमेंट के पास जहां पर बड़ा सेलिब्रेशन होना था वहां पहुंचने के ठीक पहले ही बताते हैं कि मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही, वहां जहां से बिल्कुल मुड़ना ही था, पहुंचते ही पुलिस ने क्या कर दिया, लाठियां चलाना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। मतलब वहां जो उस सभा का, जो उस जुलूस का लीडर था उसके ऊपर भी लाठियां चली। सुभाष बाबू जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। मतलब कहने का यह है कि जब लाठी चार्ज हुई तो सुभाष बाबू के ऊपर भी लाठियां चली, लेकिन उनमें से पास में ही खड़े हुए एक ज्योतिर्मय गांगुली नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने सुभाष बाबू की तरफ देखते हुए कहा कि आप इधर आ जाइए, आपके ऊपर लाठी पड़ रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उन्हें अभी आगे बढ़ना है और वंदे मातरम का स्वर गुंजायमान करते हुए, बोलते हुए वो आगे बढ़ते रहे। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। मतलब इन्होंने ये सब तो उन्होंने सुनी हुई लिखी, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब तो सुना हुआ है, मतलब उनके साथ में कार्यकर्ताओं के साथ साथ में बातों को सुनकर के लिखा। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अपना विशेष फासला यानी सीताराम शेखसरिया का विशेष फासला नहीं था, यानी कि वहां सुभाष बाबू हैं तो इधर सीताराम शेखसरिया है, बिल्कुल फासला नहीं। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। मिच जाती मतलब आंखें बंद हो जाती थी। जिस तरह से अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट आ जाए, सर फट जाए और उसको देखते ही हमें अपने मन में इस तरह से आता है, अपनी आंखें भी बंद हो जाती, उसको देख नहीं पाती हैं, ठीक वैसे ही उन लोगों की भी आंखें बंद होने लगी। किसके सिर फटने पर? क्षितिज चटर्जी के सिर फट जाने पर। इधर यह हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। मतलब इधर तो इस तरह लाठी चार्ज हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी महिला कार्यकर्ताएं, बहुत सी स्त्रियां मॉन्यूमेंट पर जाकर के और झंडा फहराने का काम करने लग जाती हैं और घोषणा पढ़ने लग जाती हैं। घोषणा पढ़ना मतलब जो उसमें लिखा हुआ प्रपत्र पर है उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी उन स्त्रियों के साथ जो आसपास में लगे हुए उनके सेवादार हैं, जो वॉलेंटियर हैं, उनके ऊपर इतनी लाठियां पढ़ने के बाद भी वो वहां से टसके मस नहीं, वो वहां से निकले नहीं, हटे नहीं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। यानी कोलकाता का एक बहुत बड़ा जगह है लाल बाजार, जहां पर एक लॉकअप है, उसमें उनको डाल दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर ही बैठ गईं।
कहने का मतलब यह है कि जब मॉन्यूमेंट से झंडा फहराया गया, झंडा फहराने के बाद जब एक बड़ा सा जुलूस बनाया गया, क्योंकि सुभाष बाबू को तो लॉकअप पे डाल दिया गया, तो वहां से जब जुलूस निकाला गया तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। और उस समय कुछ पुलिस वाले भी ठंडे पड़ गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जगह जगह पर थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने फिर से लाठी चार्ज कर दी। और लाठी चार्ज करने के साथ साथ में उन्होंने करीब 50 से 60 स्त्रियां जो हैं वो वहीं मोड़ पर ही बैठ गईं। और मोड़ पर बैठने के बाद वहां पर और लाठी चार्ज होने लगा, तो पुलिस ने उनको भी पकड़ करके लाल बाजार भेज दिया गया। लाल बाजार मतलब कि उसी लाल बाजार लॉकअप में, जिस लाल बाजार लॉकअप में सुभाष बाबू को लॉकअप में बंद कर दिया था। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। कहने का मतलब है कि कुछ जो 50-60 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया था, उनमें से कुछ और बची हुई जो महिलाएं थीं, जो आगे की ओर, यानी कुछ तो मोड़ पर ही रुक गई थी और कुछ आगे बढ़ती जा रही थी। जो जो आगे बढ़ने वाली थी उसका जो नेतृत्व करने वाली जो लीडर थी वो थी विमल प्रतिभा। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया। मतलब कोलकाता में एक बहू बाजार, एक लाल बाजार हो गया और एक दूसरा नाम आया बहू बाजार। तो बहू बाजार पर ही उनको रोक दिया गया। उस मोड़ पर रोकने के बाद वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। मतलब उस मोड़ पर बैठने के बाद और भी भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई और पुलिस वालों ने बीच बीच में वहां पर लाठियां चलाना भी शुरू कर दिया था। इस प्रकार करीब पौन घंटे का मतलब होता है 45 मिनट, 45 मिनट के बाद, यानी पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। मतलब उनकी बहुत बड़ी गाड़ी, जिसमें लॉरी हम कह सकते हैं, ट्रक या जिसमें वो बहुत सारे कैदियों को ले जाते हैं, तो उन सभी के लिए पकड़ करके उस लॉरी में बैठाया और लाल बाजार लेकर के चले गए। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयन का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। कौन? जिसका नाम था ब्रजलाल गोयन। ब्रजलाल गोयन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सीताराम सेकसरिया के साथ पहले भी जेल जा चुके थे, पहले भी वो अपने क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए। तो इस बार भी जब वो मॉन्यूमेंट के पास दौड़ते हुए गए तो एक घुड़सवार जो जेलर था उसने लाठी मारी पीछे से, तो वो नीचे गिर गए और पकड़ में आ गए। और वहां से छूटते ही वो महिलाओं की जुलूस में चले गए और वहां से लाल बाजार में गिरफ्तार हो गए। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई। प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनना, कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाते समय 26 जनवरी 1931 को कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए 105। अभी और भी आगे बढ़ेंगे तो अभी और भी हम समझते चले जाएंगे। तो इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पहली बार इतनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। कितनी? 105। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जब वो खादी भंडार आए तो खादी भंडार पहुंचते ही वहां पर एक फोन आया, कांग्रेस ऑफिस से एक फोन आया कि कुछ आदमी हैं जो बहुत सी चोट खा करके वहां पर बैठे हुए हैं, उनको भी वहां पर पहुंचना है, तो उनको गाड़ी भिजवाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंचा सकें। तो उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। कौन गए? वो सीकाराम सेकसरिया जो हैं वो जानकी देवी के साथ वहां पर गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख कर तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक
67 यानी कि 67 आदमी वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुंचे थे। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के लिए चोट लगी हुई थी उनको एक डॉक्टर जिनका नाम दास गुप्ता था वो देख रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, जिससे कि आगे के लिए पता चले कि कितने लोगों ने स्वतंत्रता में भागीदारी ली। तो यहां पर 67 से वो लोग 103 हो चुके थे। इस तरह से बढ़ती हुई संख्या जा रही थी। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग थे। मतलब कहने का यह था कि जब अस्पताल पहुंचे तो कितने 160 आदमी, दास गुप्ता के पास 103 आदमी, और उनके अलावा भी कुछ ऐसे भी लोग चोटिल हुए थे जो सीधे ही अपने घर पर चले गए थे, वो तो अलग। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। अभी तक हमने यहां पर पढ़ा था 105, वही 105 संख्या जो है वो यहां पर भी लिखी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों की संख्या जो है 105, घायल लोग लगभग 200, लेकिन कितने लोगों को टोटल गिरफ्तार किया गया था ये संख्या अभी पता नहीं चली। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अपूर्व का मतलब है कि जो पहले नहीं, अपूर्व का मतलब जो पूर्व में ना हुआ हो, ऐसा अपूर्व हुआ। यानी आज तक के हिस्ट्री, इतिहास में आज का दिन जो था वो ऐसा नहीं था, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने जब लास्ट में ये लाइन लिखी कि भाई बंगाल के लिए एक ऐसा कलंक था कि वहां पर कोई ऐसा काम नहीं होता जो स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा हो, लेकिन आज वो दिन था जिस दिन कुछ अंश तक वो कलंक जो है वो धुल गया। इस तरह से यहां पर बताया गया है। तो सीताराम सेकसरिया ने वो 26 जनवरी 1931 का दिन अपनी डायरी का जो एक छोटा सा पन्ना जिसमें एक पूरी कहानी नुमा उन्होंने बना रखा था, उसी के लिए हम सभी तक पहुंचाया। अच्छा बताइएगा कौन कौन ऐसा है जिसको अभी तक पता नहीं था कि स्वतंत्रता दिवस पहले भी मनाया जा चुका था और वो दिन था 26 जनवरी 1930, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 1931 का, यानी एक वर्ष पूरा होने के बाद जब दोबारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो वो किस तरह से मनाया गया और उस कोलकाता में किस तरह से मनाया गया था, वो घटना जो है वो इस चैप्टर में आपको बताई गई है। चलिएगा, इसके कुछ एनसीईआरटी हैं जो आप लोगों की बुक में हैं और उन्हीं बुक के जो आंसर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको इन प्रश्नों में बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, कौन सा प्रश्न बहुत जरूरी है वो भी अपन को याद रखना है, तो इसलिए हमें पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां हुई। ध्यान रखना 26 जनवरी 1931 के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गई थी, तो यहां पर उत्तर आएगा 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने अनेक तैयारियां की थी। जैसे लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था, पहला पॉइंट। आप इसमें पॉइंट भी बना सकते हो, जो जो भी आप उसमें पढ़ सको। दूसरा है शहर के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे, मतलब जो आज के समय में भी हम देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स हुए, बड़े बड़े पार्क हुए, उनमें भी बड़े बड़े झंडे लगाए जाते हैं, अपने घरों पर भी झंडे लगाते हैं। तो उन्होंने भी, कुछ लोगों ने तो अपने घर पर और मकानों को भी इस तरह से सजाया था जैसे स्वतंत्रता उनको मिल ही गई हो। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को झंडा फहराने और सभा का आयोजन भी किया गया था, एक काम उसमें यह भी था। तो इन निम्न जो इस तरह से बताई गई तैयारियां हैं उनको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, दूसरा प्रश्न है कि आज की बात थी, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला और इसको स्पष्ट कीजिए अच्छा था। मतलब ऐसी कौन सी बात हुई उस दिन जिससे यह पता चल रहा था कि आज का दिन बेहतर था, बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। तो उत्तर दिया कि 26 जनवरी का दिन अपने आप में ही निराला था। बिल्कुल हम जिस दिन के बारे में पढ़ रहे हैं उसी दिन के बारे में पूछा है कि इसलिए इसको मनाया गया था। तो 26 जनवरी का दिन जो था वो अपने आप में निराला था, क्योंकि इस दिन को निराला बनाने के लिए कलकत्ता वासी हर संभव प्रयास कर रहे थे।
निषेधाज्ञा का मतलब होता है जिस बात का निषेध कर दिया हो, जिस बात की ऐसी आज्ञा दे दी गई हो कि यह काम नहीं करना, तो निषेध आज्ञा के बावजूद सैकड़ों लोग 3 बजे से ही पार्क में पहुंच रहे थे। स्त्रियां भी जुलूस में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थीं। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूम रहे थे और जगह जगह राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे थे। यानी लिखित प्रश्न उत्तर में आप लोगों को जो दूसरा प्रश्न है वो इस तरह से बताया गया है। इसके बाद में आप लोगों को पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था, ध्यान से समझना। पुलिस कमिश्नर का नोटिस तो था कि जो भी इस सभा में भाग लेगा वो अपराधी होगा, और काउंसिल का नोटिस था कि सभी 4:24 पर मॉन्यूमेंट के पास पार्क में पहुंचेंगे, जहां पर सभी सर्वसाधारण की उपस्थिति में झंडा फहराया जाएगा। ये 2 नोटिस निकले थे, एक पुलिस कमिश्नर की तरफ से और एक काउंसिल की तरफ से। तो दोनों को पढ़ते हैं कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में कहा गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार सभा नहीं हो सकती, यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ऐसा खुला चैलेंज देखकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस में जहां सरकार अपना भय दिखाकर जनता के ऊपर अपने मनमाने कानूनों को थोप रही थी, वहीं पर आम जनता ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर अपनी देशभक्ति का परिचय दे रही थी। यानी कहने का मतलब है कि उन दोनों ही नोटिस में, एक नोटिस में सभा को बंद करने का निर्देश था और दूसरे नोटिस में यह कहा गया था कि हमें अच्छे से सभा करनी है और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेनी है। चौथा प्रश्न है कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था। जब वो जुलूस लेकर के आ रहे थे तो धर्मतल्ले के पास में वो जुलूस क्यों टूट गया था, तो कहा कि पुलिस की जनता पर लाठियां बरसाने, लोगों के घायल होने और सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया था। इसके बाद प्रश्न है कि डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल हो लोगों की देख रेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे, उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझना, मैंने इसका उत्तर आप लोगों को पढ़ाते समय भी दे दिया था, लेकिन इसमें क्या उत्तर है वो भी हम समझते। दास गुप्ता ने इलाज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाज करके फोटो भी खिंचवाई, ये क्यों करवाया था? फोटो निकलवाना किस चीज का प्रतीक है, हम क्यों फोटो खिंचवा रहे थे? तो कहा डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा लोगों की फोटो खींचने की वजह यह थी कि पूरा देश अंग्रेजी सरकार के अमानवीय कृत्य को देखे और प्रेरित होकर अंग्रेजों का विरोध करे और देश से अंग्रेजों को बाहर करने में उनका या अपना सहयोग दे। समाचार पत्रों में इन्हें छपवा कर सारे देश को इसके बारे में बताया जा सके। कहने का मतलब यह है कि इसलिए भी फोटो खिंचवा रहे थे कि ताकि अंग्रेजों के बारे में यह पता चले कि ये लोग जो हैं किस तरह से हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी बात संपूर्ण देश में जाए, इसलिए समाचार पत्रों के माध्यम से भेजने के लिए फोटो खिंचवा रहे थे। छठा प्रश्न है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, यानी स्त्री समाज की भूमिका बतानी है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसमें विशेषकर जो है भागीदारी स्त्री समाज की थी और बड़ी अहम भूमिका रही। किसकी? स्त्री समाज की विशेष और बड़ी अहम भूमिका रही। स्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से जुलूस निकाला। जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया। झंडोत्सव में पहुंचकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। करीब 105 स्त्रियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी और अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। ये यहाँ पर प्रमुख प्रश्न है, आप लोगों को आ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना और उस तैयारी में इस प्रश्न को बिल्कुल ऐड कर लेना आ सकता है। इसी से मिलता जुलता और भी प्रश्न बन सकता है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई, मतलब जैसे ही जुलूस लाल बाजार आया तो उस समय लोगों की क्या दशा हुई। तो कहा जुलूस के लाल बाजार पहुंचते ही पुलिस ने जुलूस पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू को पकड़कर जेल भेज दिया और मदालसा बजाज भी पुलिस द्वारा पकड़ ली गई, यानी मदालसा बजाज को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इस जुलूस में कई लोग घायल और गिरफ्तार भी हुए। तो ये उत्तर इसमें आ जाएगा। 8वां प्रश्न है जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है
तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने हैं। ध्यान से सुनना, इस प्रश्न के उत्तर को आपको अपने मन से देना है। आपको इस पाठ को पढ़ के कैसा लगा, पाठ पढ़ने के बाद आपके मन की क्या प्रतिक्रिया हुई, आपको विचार करना है और विचार करके आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको अपने मन से देना है, लेकिन फिर भी इसमें जो मैंने ऐड करके आप लोगों को बताया है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। कहा कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा कानून को भंग करने की बात की गई है। इस कानून के अनुसार किसी भी प्रकार की सभा को आयोजित या उसमें भाग लेने की मनाही थी। मेरे विचार से यह कानून भंग करना अति आवश्यक था, क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाता तो देश में स्वतंत्रता की आग को और बढ़ावा ना मिलता। साथ ही अंग्रेजों के कानून को भंग करना उनके लिए खुली चुनौती थी कि यह देश भारतीयों का था, है और रहेगा। क्योंकि अंग्रेज कौन होते हैं भारत पर शासन चलाने के लिए, इसलिए उन्होंने उन्हीं का कानून तोड़ने की एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे कि कानून भंग योजना हुई। आगे 9वें नंबर का प्रश्न है कि बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिख, इसको भी आपको अपने शब्दों में लिखना है कि इस दिन को अपूर्व क्यों। अपूर्व का मतलब होता है जो कभी पूर्व में ना हुआ हो, ऐसा आज हो जाना, उसे कहते हैं अपूर्व दिन। उत्तर देखें, मेरे अनुसार यह दिन अपूर्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले कलकत्ता में इतने बड़े स्तर पर जुलूस नहीं निकाला गया और ना ही इस प्रकार से सरकार को खुली चुनौती दी गई थी। स्त्रियों का इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना और अपनी गिरफ्तारी देना भी इस दिन को अपूर्व बताता है। कि भाई अपूर्व इसलिए भी है कि इस दिन महिलाओं को भी गिरफ्तार होना पड़ा और सबसे ज्यादा इतिहास में, कलकत्ता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था उस समय कि सबसे ज्यादा स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी, इसलिए भी इस दिन को अपूर्व माना जाता है। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इस बात को आपको आशय बताना, इस बात का आशय बताना है कि यह लाइन कहां तक सही है, इसका क्या अर्थ निकल सकता है। इस पंक्ति का आशय है कि इस आंदोलन के पहले यह कहा जाता था कि कलकत्ता वासी देश के लिए अधिक कार्य नहीं करते। मतलब इस वाक्य से यह कहा जा सकता है कि लोगों के मन में एक ऐसा वहम बैठ चुका था, एक ऐसी बात बैठ चुकी थी लोगों में, भारतीयों में, कि भाई कलकत्ता वाले तो कुछ भी नहीं करते, देश की स्वतंत्रता के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे। लेकिन यहां उनके उत्तर देते हुए यहां पर कहा कि यह बात यहां के निवासियों के लिए एक कलंक के समान थी, परंतु 26 जनवरी 1931 के दिन को यादगार और अपूर्व बनाकर कलकत्ता वासियों ने इस कलंक को पूरी तरह से धो दिया था। अगला प्रश्न है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई, कहीं नहीं की गई थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको ये जो 3 प्रश्न हैं, जिसमें से दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको आशय स्पष्ट करना। कोई भी लाइन आपको दे दी जाएगी, उस लाइन में आपको बताना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो उत्तर आएगा, इस पंक्ति का आशय है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस की परवाह ना करते हुए कलकत्ता वासियों ने अपनी निडरता, साहस, शक्ति और देशभक्ति का अनूठा परिचय दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब जनता ने सरकार को खुला चैलेंज देकर सभा आयोजित की थी। यानी उस वर्ष ऐसा हुआ था कि जनता ने खुला पत्र देकर, खुला चैलेंज दिया कि जो करना हो आप कर लीजिए, लेकिन हम आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मना करके रहेंगे। और उन्होंने वह चैलेंज जो है बड़ी बखूबी निभाया। 12 नंबर का प्रश्न है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। ये मौखिक प्रश्नों में से है, आप लोग ध्यान से समझना। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले वर्ष गुलाम भारत ने पहली बार इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस वर्ष कलकत्ता वासी इस दिन की वर्षगांठ मनाने वाले थे। मतलब 1931 के दिन वो मनाने वाले थे, 1 साल पूरा होने वाला था किसको, स्वतंत्रता दिवस मनाने को।
सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जो कि हमने पहले इसको, ये मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का मतलब है केवल हमें को याद करना है, समझना है बोल करके, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी कॉपी में करते तो हमारी याददाश्त में रहेगा हमने क्या उत्तर इसका बनाया था, क्या उत्तर हम इसका लिख सकते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो जैसे ही विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर उस जगह से हटा दिया गया। ये दो क्रियाएं हुई। सबसे पहले तो अविनाश बाबू को गिरफ्तार करना और उनके साथ जो लोग आए थे उनके साथ मारपीट करना, उनके लिए भी चोट लगना, इस तरह से यहाँ बताया गया। आगे चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है जो मौखिक में चौथे नंबर का प्रश्न रहेगा। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो उत्तर आएगा लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर अपनी देशभक्ति का प्रमाण, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तथा देश की स्वतंत्रता की ओर संकेत देना चाहते थे कि आज से हम अपने भारत को स्वतंत्र कराने का इस तरह का संकल्प ले रहे हैं। ये संकेत वो यहाँ पर देना चाहते थे। और दूसरी बात, वो अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडे को एक सम्मान देना चाहते थे और अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना चाहते थे कि आज भी हमारे अंदर भले ही अंग्रेजों का शासन चल रहा हो, लेकिन आज भी हमारे अंदर देशभक्ति के बहुत बड़ी उमंग अभी भी जल रही है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? सुबह सुबह से ही पुलिस वालों ने बड़े बड़े पार्कों और बहुत बड़े बड़े मैदानों को क्यों घेर के रखा था, क्यों उनके ऊपर वहां नाकाबंदी कर रखी थी? तो पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकने के लिए घेर रखा था। क्यों रोका था? स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सके इसलिए घेर लिया था। पुलिस चाहती थी कि वहां लोग एकत्रित होकर झंडा नहीं फहरा सके। तो इस तरह हम लोगों ने आज समझा कि किस तरह से केवल उस समय ही नहीं बल्कि आज के समय में भी हम किस तरह से अंग्रेजों के शासक या अंग्रेजों के शासन में रह रहे थे उनके बारे में आज भी हमें पता चलता है तो हमारी रूह कांपती है। लेकिन सीताराम सेकसरिया साहब ने वो एक बहुत अच्छा कार्य किया कि जो कुछ उस समय हुआ उस बात को हमारे तक बताया और हमारे तक बताने तक आज हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। नहीं तो अगर ये चैप्टर नहीं होता तो हमें उन दिन का भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह से मनाए गए थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने स्वतंत्रता दिवस जो मनाया, भारतवासियों ने सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस जो अंग्रेजों के शासन काल में भी रहा, 26 जनवरी 1930 का वो दिन था। लेकिन जब उसका 1 साल पूरा हुआ, उसकी जब एनिवर्सरी मनाई गई, तो 26 जनवरी 1931 को जब झंडा फहराया जाने लगना था, तो उस समय किस तरह से अंग्रेज शासक ने अत्याचार करते हुए स्त्रियों को एवं पुरुषों को एवं समस्त कार्यकर्ताओं को किस तरह से अपराध के तौर पर गिरफ्तार किया और किस तरह से चोटिल किया, घाव दिए, ये सारी बातें आज के इस चैप्टर में समझी। मिलते हैं एक और नई चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।